आदाब। ख़ास मुलाकात में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू में अभी कुछ हालात बने थे, हालांकि उन हालातों से पुलिस ने कैसे निपटा और किस तरीके से उन हालातों को और ख़राब होने से बचाया, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आज मेरे साथ रिटायर्ड आईजीपी अशकूर वानी साहब हैं। एक लंबा चौड़ा अनुभव है इनका। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन एरियाज़ में जब किसी किस्म का डिस्टर्बेंस होता है उसको कैसे टैकल किया जाए, रॉयट वाले हालात बने तो कैसे टैकल किया जाए, और जब आतंकवाद से सामना हो तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए, ये तमाम एक्सपीरियंसेस हम आज अशकूर वानी साहब से समझेंगे भी और कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के हालात बने ही ना। वानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वानी साहब, सबसे पहले ये समझना चाहूँगा कि एप्रीहेंडेड था कि 49 जवानों की शहादत के बाद लोग नाराज़ भी होंगे, लोगों में गुस्सा भी होगा, खासकर युवाओं में गुस्सा होगा, प्रोटेस्ट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि गुजरनगर में ऐसी क्या चूक हो गई जिस चूक के चलते हालात जो है इतने ख़राब हो गए कि आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा और लगभग 5-6 दिन लगे आपको हालात को फिर संभालने में? देखिए जुनेद जी, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो जम्मू शहर है ये पूरी स्टेट का एक तने का काम करता है, बेसिक है, ट्रंक है ये। तो जम्मू को स्टेबल रहना और रखना, दोनों चीज़ें लोगों की भी ज़िम्मेदारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़िम्मेदारी रहती है। ठीक। आपने जो ये रीसेंट लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से देखता हूँ कि जिस दिन वो बस स्टैंड पे कुछ नारेबाजी हुई, उसके बाद साइंस कॉलेज ने रिएक्ट किया, शायद वो 13 या 12 तारीख थी। ठीक। तो उसमें ही एक स्पार्क थी सिचुएशन को क्रिएट होने की। उसके बाद जो है फिर 15 को ये इंसिडेंट जब बीच में वो हो गया, पुलवामा वाला इंसिडेंट, उसके ऊपर जो सारी चीज़ें एंटिसिपेटेड थी। ठीक। इवन बस स्टैंड पे नारे लगना, जब उसका रिएक्शन, उसके बाद पुलवामा में जो होना, तो जम्मू का बंद होना, ये होता रहा है। उन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटिसिपेशन और फौरी रिएक्शन में जो है थोड़ा सा कहीं ढील हुई है। बट एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना लुकआउट होता है कि कब एक्शन लेना है, कैसे लेना है, तो शायद वो अपनी तरह से उस तरह से हूँ। जब मैं एज ए डीआईजी जम्मू भी 2.5 साल रहा और तरह तरह की ऐसी चीज़ें सामने आईं, तो हमारा ये रहा कि जम्मू जो है इसको किसी तरह से कमज़ोर नहीं होने दिया जाए, लोगों को जोड़ के रखा जाए। लोग बड़े लिहाज स्वभाव के हैं, लोग बात मानते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा करके लोगों को समझाती है तो लोग समझते हैं कि जम्मू पीसफुल है तो पूरी स्टेट जो है उसको थामा जा सकता है। लेकिन जब जम्मू ही ख़राब हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। तो उसके चलते मैं ये कहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, मुझे लगता है कि पहले तो बस स्टैंड वाले इंसिडेंट में, फिर साइंस कॉलेज में रिएक्शन, उसके चलते ही बार के लोग, चैम्बर के लोग जो बोलना शुरू हो गए थे, उनको बुला के उनसे बात करनी चाहिए थी। और उसके बाद जब पुलवामा हो गया तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी बनता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि पूरे शहर के मोअज़्ज़ज़ लोग जो हर वक्त सिस्टम के साथ खड़े रहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई साहब बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है और इस इंसिडेंट को सारे ही लोग कंडेम भी करेंगे, सारे ही लोग इसको मुआरनफुली जो भी हो सकता है किया जाए, लेकिन पीस को बनाने के लिए जो भी मेजर ली जानी चाहिए वो ले जानी चाहिए। तो वो जो है, पहला तो मैं ये देखता हूँ कि शायद उसमें क्यों नहीं किया वो मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात ये हुई कि जब तनाव पैदा हो जाता है, एक सिचुएशन बन जाती है, और इसमें फ्लिक तो स्पार्किंग तो थी ही कम्युनल टेंशन की। तो आपके शहर में अगर आप पिछली हिस्ट्री में जाएं तो न्यू प्लाट में, जानीपुर में, तालाब खड़ीका के इर्द गिर्द, गुजर नगर, ये 4-5 एरियाज़ हैं जहां पंगे हो जाते हैं। और जब मैं यहाँ डीआईजी था तो उस वक्त हमारी कोशिश यही रहती थी कि इस एरिए के इर्द गिर्द फिर इन स्ट्रेंथ फोर्स भी लगाई जाए और लोगों को एक दूसरे की तरफ ब्रीच नहीं करने दिया जाए, लोगों को समझाया जाए। मुझे लगता है जो वो फेस ऑफ हो गया गुजर नगर में कि उधर से लोग खड़े हो गए, उधर से खड़े हो गए, और एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त जब ऐसी सिचुएशन में घुस जाती है तो फिर तो उसको निपटना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन उससे पहले प्रिएम्प्ट करना बहुत आसान रहता है कि आप वहाँ जाने क्यों दे रहे हैं। आप आफ्टर ऑल अपने लोग हैं, उनको समझाया जा सकता है कि भाई साहब इसके आगे मत जाना, ये ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। बट उनका लुकआउट जो होगा उस वक्त क्या होगा, वो मौके पर जो अफसर होता है, ही इज़ द बेस्ट जज।
वानी साहब, अक्सर ये होता है कि 2008 की जब एजिटेशन हुई, उस एजिटेशन में भी जिस समय एजिटेशन हो रही थी, थाने भी जले और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उस समय तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाइयाँ करनी शुरू की तो लगभग 268 के करीब के लिए एफआईआर लगे। तो कई सारे बेचारे नौजवान जिनका फ्यूचर बड़ा अच्छा हो सकता था, वो भी जो है उन एफआईआरों की जद में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि अब जो ये गुजरनगर का जो वाकया हुआ, जिसमें गाड़ियाँ काफ़ी जली हैं, या इसी तरीके से रेजिडेंसी रोड के ऊपर गाड़ियाँ जली हैं, तो आपको लगता है कि इसमें भी एफआईआर्स होंगी और बहुत सारे लोग इसमें भी गिरफ्तार होंगे? देखो भाई जी, कानून तो कानून है। वो जब सिचुएशन डेवलप होती है उस वक्त आधा घंटा 15 मिनट जब सारी गड़बड़ होती है उस वक्त कमज़ोर हो सकता है कि फोर्स कम थी जी, डंडा कम लगा। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई होनी है कि पर्चा लगा, उसके बाद जब पर्चा लग जाता है तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक जाता है, वो बंदे भी गिरफ्तार होते हैं, सब कुछ होता है। कानूनी कार्रवाई सारी ही होगी वो। अच्छा अशकुर वानी साहब, आप तो जम्मू में रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं, जानना चाहूँगा राजनीतिक कितना प्रेशर रहता है, कितनी परेशानी रहती है राजनीतिक लोगों से, खासकर जब ऐसे हालात बनते हैं, किसी को आपने गिरफ्तार करना है या किसी को आपने क्या कहते हैं रिमांड पे लेना है या किसी को डिटेन करना है, गिरफ्तार ना भी करें डिटेन करना है, तो राजनीतिक तौर पर कितनी प्रेशर वाली सिचुएशन है रहती है इसमें? नहीं, इस वक्त तो देखिए सिचुएशन ही डिफरेंट है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर रूल लगा हुआ है। तो इस वक्त तो प्रेशर तो होता नहीं है। जो भी सिस्टम में एक्शन लिया जाता है, रादर ऊपर गवर्नमेंट बड़ी सपोर्टिव होती है कि मसले नहीं होने चाहिए, जितना सख्त एक्शन लेना है उतना लिया जाए। और इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर होगा। जब प्रेशर होगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी सख्त एक्शन इस वक्त लेना चाहे गुंडागर्दी के ऊपर, वो ले सकती है और वो ले रही है, मुझे लगता है। आपके अपने ज़माने में कुछ याद आता हो आपको कि कोई मामला बना और सियासी तौर पर आपके ऊपर ज़बरदस्त दबाव आया और आपने विदस्टैंड किया उसको? जी, हमारा तो आप जानते हैं ऐसा ही रेपुटेशन रहा है कि कानून के आगे किसी को तरजीह नहीं दी। लेकिन आप लोकल हैं, परेशानी ज़्यादा होती होगी। हाँ, माना नहीं हमने, फिर भी नहीं। सिस्टम के अंदर हमने हर एक आदमी को ये समझाया कि कानून कानून है, अगर तोड़ा है तो सजा मिलेगी। तो हमने कभी प्रेशर लिया नहीं। जो आप बात करते हैं ये हम भी बहुत से ज़बानों से मीडिया में सुनते हैं, प्रेशर है सिस्टम के ऊपर। बट हमने जब कानून को एनफोर्स करने के ऊपर आए तो हमारे हाथ में जब वो चीज़ थी, हमने कभी नहीं सोचा कि कौन क्या प्रेशर दे रहा, और उसको बोला कि इट डोंट माइंड इवन इफ आई हैव टू कास्ट माय पोस्टिंग, इट डजंट मैटर। बट कि भी हमारे से किसी ने उस तरह का उलझा भी नहीं, उनको पता है कि ये नहीं खड़ा रहेगा। वानी साहब, जो हालात इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के हैं, कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि अभी रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ ये इलाके इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। आपने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में भी आपका बहुत नाम रहा है। आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप ये मानते हैं कि रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा हुई है, और अगर पाकिस्तान या आईएसआई कल बंदूक इन इलाकों में पहुंचाने में कामयाब होता है तो हालात बहुत एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, उनसे निपटना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए प्रीएम्प्ट करके पहले ही या तो डायलॉग किया जाए या टैबिंग की जाए, या किस तरीके से इन हालात को मॉनिटर किया जाए ताकि हालात ख़राब ना हो इन इलाकों में और आतंकवाद दोबारा से इन इलाकों में ना आए, जिनसे निकालने में आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। जुनेद भाई, देखिए आपने दो सवाल किए, इनको दो ही एंगल से देखना पड़ेगा। जहाँ तक कि पाकिस्तान और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, वो तो नेशनल लेवल पे डिसाइड होता है। बिल्कुल। दूसरी बात कि पाकिस्तान आईएसआई हमारे अंदर आके कितना डीप जा सकते हैं, तो वो तो मैं समझूंगा कि इतना आसान नहीं रहता पाकिस्तान को भी, और इतना कोई भी यहाँ सिस्टम कमज़ोर नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शायद चीज़ों को एक कंटिन्यूटी में नहीं ले जा रहे हैं। कंटिन्यूटी में ये है कि अगर आप जम्मू कश्मीर की 30 सालों की या 32 सालों की मिलिटेंसी को देखें तो आपको ये दिखेगा कि अर्ली 90s में ऐसा लगता था कि पूरी ही स्टेट मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो गई और ये कंट्रोल ही नहीं हो सकती। एक टाइम ऐसा भी था कि किसी को पता नहीं था कितने मिलिटेंट हैं, हर एक आदमी को मिलिटेंट समझा जाता था और अनकंट्रोलेबल था कि क्या इंसिडेंट कब हो जाएगा किसी को पता नहीं था। उसके बाद ऐसा भी आया कि 2000 के इर्द गिर्द जब आप देखेंगे 99, 2000, 2001 तो फिर
मिलिटेंसी में कमी होने लगी, लेकिन पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आए थे, सुइसाइडल काम शुरू हुए, बहुत बड़े बड़े डैमेज होने शुरू हुए। तो ऐसे अटैक जैसा पुलवामा में हुआ ऐसे पहले भी हुए हैं, दो के ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, अदरवाइज 30-30, 25-25 लोग तो मिलिट्री के जो पटन में बस में हुआ था बिल्कुल शहीद हुए, उसमें भी शहीद हो गए थे। तो या कालूचक में हुआ, रत्नुचक में हुआ, दुनिया का हुआ, डोडा में कार्नेजेस हुए, सब कुछ हुआ। तो वो अगर आप उस सारे को रिकैप्चुलेट करें तो उसके चलते एक टाइम ऐसा आया भाई जी 2005 के इर्द गिर्द के हम कहने लगे कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म हो गई। और 2005 से 2010 के बीच का अगर आप टाइम देखेंगे तो रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर कर रही थी फलाना जिला मिलिटेंसी से फ्री हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। बिल्कुल हालात बहुत अच्छे हो गए, हालात बदल गए। हालात बदलने के साथ साथ जम्मू से तो मिलिटेंसी टोटल खत्म ही हो गई, जम्मू प्रोविंस सफाया ही से, हो गया कि आज भी आप गिनेंगे हाँ जी 2 बंदे हैं, वो भी अभी है नहीं, पता नहीं कहाँ। तो यहाँ तक लाने के लिए जो फोर्सेस का रोल था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मिलिट्री ने काम करना था, वो किया कि पुलिस ने काम किया, सिचुएशन को एक जगह पे जाके लाए, नॉर्मलसी आ गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो नॉर्मलसी हम कंसोलिडेट क्यों नहीं कर पाए, कहाँ चूक हुई, ये सभी को देखने की ज़रूरत है। इतना बड़ा देश है जुनैद भाई, यहाँ हम डिस्कस करने बैठते हैं, अगर जम्मू कश्मीर को इस वक्त आपका मीडिया डिस्कस कर रहा है तो पूरे देश में मीडिया जम्मू कश्मीर को डिस्कस कर रहा है जैसे और देश में कोई काम ही नहीं है। और 15 दिन के बाद आप देखिए जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ भी है। मेरे हिसाब से भाई जी यहाँ हम लोग सारे चूक कर रहे हैं कि हम वो जो कंटिन्यूटी की पॉलिसी है, आप मिलिटेंसी की बात करो तो आज भी, मुझे तो अब सिस्टम से निकले हुए टाइम हो गया, लेकिन आज भी लोग कहेंगे हाँ जी कितने मिलिटेंट हैं जी, कोई 300 के करीब है जो पूरे जम्मू कश्मीर में। 300 भी कोई मिलिटेंट है? 1995 में नंबर ही नहीं था और कहते थे कि 750 मिलिटेंट जो है पुंछ में है, 750 रजौरी में है, 2000 डोडा में है। आप उस नंबर को आज के नंबर से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, और आज आपका डोडा फ्री है, रजौरी पुंछ फ्री है नहीं, मतलब 200 अगर आप कहते हैं जी 300 के करीब मिलिटेंट है कश्मीर में, जैसे मैं पिछले दिनों किसी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि 300 के करीब है। 300 के करीब का मिलिटेंट इस 30 साल की मिलिटेंसी में कोई मायने रखता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मिलिटेंसी को एक साइड पे छोड़िए कि मिलिटेंट्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे आपके मीडिया में, हमारे फौज के अंदर भी बहुत बार स्टेटमेंट इशू हो जाते हैं कि मिलिटेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टू सपोर्ट दैट कि बिल्कुल नहीं है। 250 या 300 मिलिटेंट होना कोई प्रॉब्लम का हिस्सा ही नहीं है। बट प्रॉब्लम का हिस्सा क्या है फिर? आप 2000 से 2008 तक देखें कि लोग शांत बागों में जा रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, पूरा कश्मीर शांत हो गया है, नॉर्मलसी आ गई है, रात को शादियां हो रही हैं। आपने देखा होगा कि एक टाइम था कि रात को कश्मीर में शादियां नहीं होती थी। गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी का एक स्टेटमेंट उसके बीच में आया था, उन्होंने कहा कि 2007 में उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग जो हैं ये बेगैरत लोग हैं और इन लोगों ने शहीदों की कुर्बानियां ये लोग भूल गए हैं। यानी उनको भी ये समझ आ गया था कि अब हमारी जो है खत्म हो गया है काम। भाई जी उस चीज को देखो कि जब वो टोटल खत्म हो गया था तो मिलिटेंसी खत्म हो गई। मैं इस सब्जेक्ट को आज भी इस तरह से देखता हूं कि 200 या 2000 मिलिटेंट भी डजंट मैटर फॉर द फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर अगर हमारी फोर्सेस सिर्फ मिलिटेंटों का काम कर रही हैं कि उनको सभी को कला कम्मा करना है, ख़त्म करना है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम बहुत से सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं और उन सब्जेक्टों को सेपरेट डिस्कस करके अल्टीमेटली सभी को भूल जाते हैं और वो अपना काम अपनी अपनी जगह होता रहता है। बिल्कुल, हम कहते हैं जी आज सेपरेटिस्ट बहुत ज़बरदस्त पावरफुल हो गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंदर से बैठ के डैमेज कर रहे हैं। अगर आप सेपरेटिज्म की हिस्ट्री देखें कि ये जो आप सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, ये क्लास इसकी फॉर्मेशन हुई 91-92 में। बिल्कुल, जब इनको 91-92 में बनाया गया तो उस वक्त हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ मिलिटेंट कितने हैं। मतलब उस वक्त अगर आप देखें तो 109 तंजीमें काम कर रही थी। सबसे बड़ी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन और सबसे छोटी हो गई फिर वो एक आधे साल में सुंगड़ की JKLF। बाकी उनके बीच में जो है हर जिले में अपनी अपनी तंजीमें बनी और उस वक्त जो है
कायदे से देखें तो हर तीसरा चौथा आदमी मिलिटेंट टाइप ही दिखता था कि कोई काला सुरमा लगा के चल रहा है वो अपर ग्राउंड काम कर रहा है, कोई गन लेके है वो अंडरग्राउंड काम कर रहा है, कई जगहों पे फोर्सेस जाती नहीं है तो वहाँ मिलिटेंट खुले घूम रहे हैं। उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला उठ गया कि मिलिटेंटों ने रैम्पेंट विंडिक्टिव किलिंग करनी शुरू कर दी कि हिजबुल मुजाहिदीन ने JKLF को मारना शुरू कर दिया, JKLF वालों ने और को रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जो प्रो पाकिस्तान तंजीमें थी उन्होंने रैम्पेंट जो इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, वो जो JKLF टाइप कॉन्सेप्ट था उनको खत्म करना शुरू कर दिया। जब ये लड़ाइयां मिलिटेंटों के अंदर इतनी ज्यादा हो गई कि पाकिस्तान को ये सोचना पड़ा कि हाँ जी हम इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के बाद कंट्रोल कैसे करें। उन्होंने लोग खिलाफ जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भैया अब एक अपर ग्राउंड आप अम्ब्रेला बनाओ जो इनको कंट्रोल करे। तो उन्होंने कांटेक्ट किया वापस लोगों को कि तुम भाई अपनी अपनी तुम्हारी ये तंजीम होगी, तुम इसको कंट्रोल करो, तुम इसको करो, जो कि पहले ही स्टैंडिंग थे। ये नहीं कि जमात कोई मिलिटेंटों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, कर रही थी, या और जो तंजीमें थी उनके अपर ग्राउंड वो जो सरकर्दा लीडर थे वो नहीं थे, वो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे ले आओ ताकि ये एक दूसरे की किलिंग ना करें और जो भी बात करनी है एक प्लेटफॉर्म पे वो बात भी करें। हुर्रियत बन गई। अब जब हुर्रियत बन गई वो हमें सूट नहीं करती थी तो क्यों बढ़ने दी। हम तो बहुत छोटे अफसर थे उस वक्त, मैं तो DSP था, मैं भी आई वाज इन थिक ऑफ द सिचुएशन। हुर्रियत बढ़ने देना एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर उस वक्त नहीं बढ़ने देते तो मिलिटेंट आपस में लड़ा के आगे पीछे से उनको पैटर्नाइज नहीं मिलते, होते होते हुर्रियत को पैटर्नाइजेशन मिलते कि हाँ जी ये रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, कईयों से बात भी होने लगी, कईयों से हो सकता है कि हम उस छोटी सोच पे थे जो आज भी उतना नहीं सोच रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे एक डिप्लोमेटिक चैनल रखा कि चलो जी हुर्रियत वालों से भी बातचीत की जाए, बात होती रही। एक स्टेज ऐसी आ गई, अगर आप याद करें मेरे ख्याल में 2002-03 के बाद 2006-07 तक ये भी कहना जाने लगा कि हुर्रियत सारी बिक गई जी, ये हिंदुस्तानी हो गई, पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया। बिल्कुल ये सब बिक गए, बिल्कुल ये हुआ कि सारे बिक गए हैं, मतलब गिलानी भी एक शक की नजरों से देखा जाने लगा कि सब बिक गए हैं जी, ये तो सब इन्होंने उल्टा काम कर दिया। वहां जाके हम आज कहते हैं कि हुर्रियत बहुत बड़ी जी एक हवा बन गई है, हमने क्यों इसको बढ़ने दिया। आप देखिए ना कि हम लोग, मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन जब एक बॉडी बनती है उसके बाद हम उसको टोटली तहस नहस कर देते हैं। हमारे पास एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम इस जगह पहुंच जाते हैं कि पूरी दुनिया कहती है कि हुर्रियत कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तान के हाथों में एक पपट बन गई है। उससे बढ़िया सिचुएशन क्या है भाई जी? हम बिल्कुल उसके अलावा कोई सिचुएशन ही नहीं हो सकती। उससे बढ़िया नहीं थी तो हमने उससे वापस क्यों जाने दिया उनको? उसके बाद मिलिटेंसी खत्म हो गई, हुर्रियत खत्म हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने ऐश करनी शुरू कर दी। कश्मीरी जो था वर्चुअली अपने स्टाइल से रहने वाला बंदा था, उसने अपने आराम से रहना शुरू कर दिया जी, चलो ठीक है पीस आ गया, पीस आ गया। कश्मीरियों ने भी पीस मान लिया। 2-3 साल आप देखें कि पीस बना रहा। उसके बाद आप 8 से 18 के बीच की सिचुएशन को देख लो भाई साहब, पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि हाँ जी हुर्रियत है, हुर्रियत को जी अब ये जो भी हो रहा है ये सब यही करवा रहे हैं। वो अगर हम पूरा इल्जाम उनके सिर पे ही थोपते हैं तो पिछले 10 सालों से हमने उनको यहाँ पहुँचने क्यों दिया? उनको इतना मौका क्यों दिया? इनको मौका क्यों दिया? अशूर साहब आपने कश्मीर में बहुत काम किया है। कश्मीर में एक जो बात निकल के आ रही है कि 2014 के चुनाव में जमात इस्लामी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद की और तब जाके PDP जीती, और ये भी कहा जाता है कि 2002 में भी यही हुआ था। और ये बात भी प्रचलित हो चुकी है कि जमात इस्लामी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी दुश्मन जमात है, यानी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद ही नहीं करते। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने काउंटर इंसर्जेंसी में वहाँ बहुत काम किया है, जमात कश्मीर में कितनी पावरफुल है, इनका कितना रोल है, और ये जो इस वक्त कश्मीर के हालात बने हैं, इन हालातों को बिगाड़ने में इनका इस समय कितना रोल है? देखिए भाई जी, अगर हम जमात की बात करें तो जो नॉर्मल आदमी है पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुआ,
हर एक आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन है। कोई कहेगा कि जमात कोई बुक्कत ही नहीं है ही नहीं। अगर हम ये कहें कि जमात है ही नहीं कश्मीर में, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि ये बहुत गिने चुने लोग हैं, इनको तो हैंडल 2 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। बहुत से ये कहते हैं कि हाँ जी ये तो जहर है। अब वो जो सारी ओपिनियन को अगर आप कंसोलिडेट करके देखते हैं कि ये है या नहीं है या बहुत जहरीले हैं, मैं ये कहूँगा कि कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों की प्रॉब्लम को जब जब कम किया, जब जब ख़त्म कर दिया, तो उसको दोबारा जिंदा जमात नहीं किया। तो जमात का एक काडर है अंदर जो अपने हिसाब से काम करता है। वो काडर आपको लगेगा कि ये डेड है, ये सोया हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से करे जा रहे होते हैं और उनको पता है कि हमने किस जगह पहुंचना है। जमात ने जब 2005 से 7-8 तक देखा कि ये खत्म हो गया काम, तो नई पॉलिसियां, नई चीज़ें, नई ग्रोथ बीच में डाल दी गई, सीडिंग हो गई। और वो सीडिंग जो थी, जब तक वो पौधे निकल के फूल देना शुरू हो गए 2012-13 में, तब तक हमें पता नहीं था। तो जमात जो है एक कांस्टेंट नज़र रखने वाली चीज़ है कि जिसके ऊपर बंदा देखे कि इनकी एक्टिविटी। एक टाइम था जुनेद भाई, मैं आपको बताऊं कि 97-98 के बाद हमने 4-5 साल 2003 तक ऐसा टाइम भी देखा कि कश्मीर में कोई भी आदमी अपने आप को जमात एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता था। कोई नहीं मानता था कि मैं जमाती हूँ। जब अखवान का दबदबा था, एक अखवान फोर्स आपको पता है तैयार बिल्कुल बिल्कुल अफगान में, जब तक अखवान का दबदबा रहा कश्मीर के अंदर, तो कोई जमाती ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं जमाती हूँ। अच्छा। और बहुत से जमाती, बहुत क्या 99% अपने घरों में नहीं सोते थे, घरों में नहीं सोते थे जमात। अच्छा। तो वो जो एक पॉलिसी थी कि हाँ जी मैं जो जमात के ऊपर दबाव रहना है, वो भी टाइम देखा। और शायद वो भी एक वजह थी। देखिए, एक टाइम पे सिस्टम ने काम किया है जिसके अंदर सारी चीज़ों को निमेटा गया कि जमातियों को डराया गया, जमाती घरों में नहीं रहना, धर्म भरम हो गए, सेटर हो गए, एक्टिविटी बंद हो गई, तो हो गई। बट वो एक्टिविटी परमानेंटली हम लोग प्रिजर्व नहीं कर पाए कि ये आइंदा ऐसा काम करे नहीं। वो मुझे लगता है कि सिस्टम के अंदर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली अब पीडीपी को कौन सपोर्ट करता है, एनसी को क्या करता है। आफ्टर ऑल देखो, लोकल रीजनल पार्टीज हैं भाई जी। अब गनी लोन जी की पार्टी भी आ गई। तो रीजनल पार्टी जो है वहाँ, अगर आप ये कहें कि कश्मीर में रहने वाला आदमी कहे कि जमाती मेरा रिश्तेदार नहीं है, या उसका रिश्तेदार है तो नहीं जी मैंने रिश्तेदारी काट दी, वैसा तो होता नहीं है ना। रीजनल पार्टी में आपको अपने रिश्तेदार जमाती भी मिल जाएंगे, आपको अपने रिश्तेदार एनसी भी मिल जाएंगे, पीडीपी भी मिल जाएंगे, सारे लोग इकट्ठे ही हैं। आफ्टर ऑल ये 7,500 स्क्वायर किलोमीटर की आबादी में जो लोग बैठे हुए हैं, तो दे आर रिलेटेड आल्सो। और सोसाइटी है, उसी तरह से आप देश के किसी भी हिस्से की बात करें, बिल्कुल वो लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग जुड़े हुए तो होते ही हैं। तो वो किसी को कहना कि ये इसको वो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट तो जो ठीक है कि अपने अपना उनकी कायदे हैं जिसके अंदर वो वहाँ चलते हैं, और पॉलिटिकली तो लोगों का अपना एजेंडा होता है, उसको क्या। अशनू साहब, इस तरफ आऊँगा कि 49 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और देश चाहता है कि पाकिस्तान को सज़ा दी जाए। आप का एक लंबा चौड़ा अनुभव है, अपने अनुभव से बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या मुमकिन है, क्या जंग मुमकिन है, या कोवर्ट तरीके से ऑपरेशन वो एक तरीका है, या पाकिस्तान को जिस तरीके से हमारे यहाँ जो कुछ होता है वही उसी तरह की तकलीफ़ अगर पाकिस्तान में हो तो शायद उनको ये समझ में आ जाए कि वो गलती कर रहे हैं। आखिरकार इससे बाहर निकलने का अब रास्ता क्या है, मतलब क्या किया जाए ताकि लोगों को भी लगे देश में कि सरकार ने कार्रवाई की, और पाकिस्तान को भी समझ में आ जाए कि आतंकवाद का लगातार समर्थन करना ठीक नहीं है। देखिए, ये जो पुलवामा वाला मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि जिसमें इतना बड़ा बम्बर जो है कानबाई में घुसा और इतने बड़े लोग शहीद हुए, दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये भी सही है कि ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इंसिडेंट है, तो भूलने वाला तो नहीं है। हर एक आदमी का खून खुलता है कि ये बहुत गलत बात हुई है। बट जैसे आप कह रहे हैं भाई जी, आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो टेररिस्ट है, हम कहते हैं कि 200-300 टेररिस्ट है, उसमें से एक आदमी उठा और उसने ये इंसिडेंट कर दिया।
अब 300 आदमी में से एक आदमी अगर सुइसाइडल बन जाता है, सुइसाइडल जब एक आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद उसको रोकने के लिए बड़े लिमिटेड ऑप्शन सरकार के पास, फोर्सेस के पास रहते हैं। फिर तो लिमिटेड ऑप्शन है। अगर बंदूक लेके मिलिटेंट फायर करता है, आप वापस फायर करते हैं, आपको टांग में गोली लगी, उसने उसको चेस्ट में मारा, मार दिया, मार गिराया, हमारे एक जख्मी हुआ, उसको मार दिया, हमारे 2 मरे, उनके 3 मरे, वो तो एक सामने दिख रहा होता है। बट आप एक गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा बम तैयार कर देते हैं और वो बम्बर जाके अपने आप को किसी कानबाई में रैम्प करके उड़ा देता है, ही प्रेसेस द बटन। बिल्कुल। उस सूरत में अगर आप सुइसाइडल हिस्ट्री का जम्मू कश्मीर में पूरा नापदंड देखें तो हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं इसके ऊपर, ऐसे इंसिडेंट्स में। और इतना बड़ा कंट्री है, एक जंग हम कोल्ड वार लड़ रहे हैं, बाहर में ऐसी चीज़ें होना बहुत बार हुआ है और आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि ना हो। ये होता है और हम उसके लिए तैयार भी रहते हैं कि ठीक है भाई, अगर ये किया, इनको ख़त्म करेंगे तभी ख़त्म होगा। उससे जो कमिटमेंट है फोर्सेस की वो और आगे बढ़ जाती है कि हम ख़त्म करेंगे, अब मिलिटेंटों को साफ करना है। सवाल ये रहता है कि सुइसाइडल को रोकने के लिए जो हमारी ड्रिल्स हैं उनको रीइंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम कानवाई चला रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को रिविजिट करना पड़ेगा, हर वक्त करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह का जो इंटेंस एक्शन हुआ है बम्बिंग का, जिसमें बंदे ने अपने आप को इतना बड़ा बम बना लिया, तो ये भी नहीं देखना चाहिए कि ये बस पहला ही है, अब इसके बाद आगे नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, फिर भी हो सकता है। लिहाजा अगर पहले होगा तो हर एक आदमी को उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि भैया इसको रोकना कैसे। एक तो वो बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान का, अगर हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ने लगता है तो उसको मुश्किल होती है, बहुत बड़ी मुश्किल, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी पावरों में एक पावर है। तो मिलिटरली वी आर फार अहेड देन देम। लेकिन उनके लिए स्ट्रेटेजिकली भाई जी अंदर से लोगों को लड़ा के जंग लड़ना बहुत आसान है। और द चीपेस्ट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक दिन का जो जंग का खर्चा होता है उसमें 10 साल की मिलिटेंसी चलाई जा सकती है, फाइनेंस की जा सकती है, 10 साल। लिहाजा उनको स्ट्रेटेजिकली यही चीज सूट करती है कि आप अंदर लोगों को इस तरह से वोलेटाइल कर दो कि अगर 300 मिलिटेंट है लेकिन आप बॉयल करके 600 पहुंचा दो, 600 पहुंचा दो, और वो 600 कोई यूपी में इंसिडेंट कर दे, कोई जाके बेंगलोर में कर दे, अक्षरधाम में कर दे, दिल्ली में कर दे, ये और डिस्टर्ब रखे पूरी कंट्री हुए हैं ना, इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश में हुए हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान ये रीड कर रहा है कि इंडिया के अंदर कम्युनल चीज़ों को बॉयल करना बड़ा आसान है, तो दे आर हिटिंग ऑन दैट। बिल्कुल वो उसी पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो, अब देखिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो जो बम्बर हुआ हम रोक नहीं पाए, फिर उसने ब्लास्ट कर दिया। इट्स पूरे देश के लिए ये शोक वाला दिन था, उसमें मातम है, आज भी चल रहा है, हर एक आदमी कह रहा है। लेकिन उसके बाद का जो फॉल आउट हुआ कि कश्मीरियों को मार पड़नी शुरू हो गई, जगह जगह कश्मीरी भाग के वापस आने शुरू हुए, कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में रिजेंटमेंट हो गई, पूरे देश में हुआ, स्वाभाविक था। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये सारा बम्बिंग के बाद भी उनके हक में, पाकिस्तान के हक में जाता है सारा, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आपने जम्मू जैसा शहर में 4 दिन कर्फ्यू लगाना पड़ा। इससे ज़्यादा पाकिस्तान और क्या काम कर सकता, वो जंग से तो इतना काम नहीं कर सकता जितना वो ऐसे कर रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो उनका वो नेफारियस डिज़ाइन है कि इंडिया के अंदर मिलिटेंसी को जिंदा रखते हुए कम्युनल एंगल्स को कैसे टच किया जाए, उन एंगलों को हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और हमारी जो
बहादुर लोग हैं देश के, उनको भी उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें ऐसा करने से फ़ायदा नहीं। नुकसान होगा। इससे तो फायदा पाकिस्तान के साथ क्या समझते हैं, निपटने का क्या तरीका है, क्या किया जाए देखिए, जिससे कम से कम देश में शांति आए और लोगों को भाई जी, लगे कि आप हमने सबक सिखा दिया। आप एक बड़ा पड़ोसी आप बैठे हुए हैं, आपके साथ एक छोटा बड़ा गंदा सा पड़ोसी आ जाता है, आप उसको मारते भी हैं, आप उसको कूटते भी हैं, आप उसको सीधा भी कर देते हैं, उसके बाद भी उसकी जो बुराई है, जो उसकी आदत बुरी है, वो तो खत्म नहीं होती ना। बिल्कुल। तो हमारी पोजीशन भी ये है कि हमारे साथ एक ऐसा पड़ोसी है जो बहुत बुरा है, उसको मारा भी बहुत बार, कूटा भी बहुत बार, सीधा भी किया, बट उसके बाद भी वो वैसा ही है। तो उस सूरत में मेरा ये मानना है भाई साहब कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो परमानेंट हो ही नहीं सकती उस पड़ोसी के लिए। और नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, बाकी एजेंसीज का सिस्टम होता है जो एनालाइज करते रहते हैं। आई एम वेरी श्योर कि वो जो भी एनालिसिस करते हैं वो डेली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है, और वक्तन फ़वक्तन क्या क्या रिएक्शन करना है वो उसी तरह से तैयारी करते तो हैं। आप आश्वस्त हैं कि देश जवाब देगा पाकिस्तान को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ तो समुंदर में बैठे हुए लोग हैं, वो हर इशू को इतना खंगालते हैं, इतना धोते हैं कि वहाँ कोई स्कोप नहीं रहता कि आपकी एरर हो, तो वहाँ से गलत एक्शन नहीं होता, वो एरर सारी वहाँ डिलीट की जाती हैं। उसके बाद मतलब वो लास्ट टच पे भी देखेंगे कि अगर आयोटा ऑफ एरर है तो इसको भी कैसे एलिमिनेट करना है, उसको करके करते हैं। तो वहाँ से जो भी एक्शन होगा वो डोमेस्टिक फ्रंट पे अशकूर साहब करने की क्या ज़रूरत है? जो इस वक्त हालात बने हैं कि कश्मीर के युवा अलग अलग जगह से निकल के आए हैं और आज जम्मू में भी एक अलग तरह का परसेप्शन जो है लोगों के बीच में गया है और उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि डोमेस्टिक फ्रंट पर हमको क्या करने की ज़रूरत है, जम्मू के अंदर क्या करने की ज़रूरत है, कश्मीर के अंदर क्या करने की ज़रूरत है, जिससे कम से कम वो आम आदमी चाहे जम्मू का हो चाहे कश्मीर का हो उसकी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए और हालात भी न बिगड़े। देखिए भाई जी, मैं यही कहूँगा कि डोमेस्टिक फ्रंट पे जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम लोग भाईचारे को इतना मजबूत बना दें कि जो हमारी कमज़ोर कड़ी दिखती है वो दुश्मन को दिखे ही नहीं। मतलब जितना मर्जी दुश्मन कोशिश कर ले कि वहाँ भाईचारा डिस्टर्ब हो, वो ना हो। अगर हम भाईचारे को मजबूती के साथ होल्ड कर पाएँ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आधे डिज़ाइन जो हैं हमारे अगेंस्ट वो डिफीट हो जाते हैं। अगर हमारा भाईचारा यहाँ के जो मर्जी हो जाए, जैसा भी इंसिडेंट हो, भाईचारे में कोई ठेस नहीं लगेगी। अगर हम उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो भाई जी उस आधे डिज़ाइन उनके पिटते हैं। जो आप यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू जो है ये लिहाज का शहर है, यहाँ लार्ज हार्टेड लोग रहते हैं। इनको हमेशा जैसे इन्होंने एक तने का काम किया है वो करते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू डिस्टर्ब नहीं हो, जो मर्जी हो जम्मू डिस्टर्ब नहीं होने देना है। और जम्मू का भाईचारा सिनोनिमस होना चाहिए जम्मू के साथ जो है। मुझे लगता है कि कोई चंद गुंडे आगे पीछे से उठ के निकलते हैं जो उसको ख़राब करते हैं, अदरवाइज जम्मू में लोगों की बहुत बड़ी सोच है जिसकी वजह से ये स्टेट जो है बहुत मजबूत भी रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जम्मू पे जो है हमेशा इस चीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और पूरे देश को मुझे लगता है कि जो हमारी इंटरनल पॉलिसी है उसमें कश्मीरियों को गले में लगाना बहुत ज़रूरी, कि कश्मीरियों पे ट्रस्ट भी किया जाए और उनको गले भी लगाया जाए। अगर हर कश्मीरी हिंदुस्तान में जाते हुए डरेगा, मुझे लगता है वो ठीक, उसमें भी पाकिस्तान का ही फ़ायदा हो रहा है। एक आखिरी सवाल वानी साहब आपसे, जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद की लड़ाई में फोरफ्रंट पर, और अगर इस वक्त अगर कश्मीर में आतंकवाद कंटेन हुआ, दुनिया जानती है, भारत सरकार मानती है, फ़ौज मानती है, सीआरपीएफ मानती है कि उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का, आर्म्ड पुलिस का, एसओजी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अशकूर साहब, क्या आपको दुख नहीं होता किसी वक्त, मलाल नहीं होता किसी वक्त कि सीआरपीएफ जिंदाबाद का नारा भी लगता है, आर्मी जिंदाबाद का नारा भी लगता है, लेकिन जिस फ़ौज ने इस आतंकवाद में सबसे अहम रोल जो प्ले कर रही है उसकी जिंदाबाद के नारे कम लगते हैं? देखिए भाई जी, वो तो जिंदाबाद किस्मत से होता है। तो हम ऐसी जगह, जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी जगह बैठी हुई है
कि जहाँ वाकया ही जब क्रेडिट की बारी आती है तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि और दावे से कहूँगा कि इस मिलिटेंसी को सख्ती से काबू पाने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस का कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर उसको हिस्ट्री के आईने में तराजू लेके नापा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़े बहुत ऊपर रहेंगे। उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन ये सही है कि बहुत सी चीज़ों पे वो प्रोजेक्ट भी नहीं हुए, बहुत सी चीज़ों में वो दबी रह गई बातें, बट दैट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि पुलिस का सबसे बड़ा काम, पुलिस जो है पूरा दिन डंडे खाती है, पूरा दिन पत्थर खाती है, पूरा दिन गोलियों के आगे खड़ी होती है, और शाम को वो पुलिस वाला खाए, उसमें डीजी साहब हो या एक सिपाही हो ग्राउंड के ऊपर, उसकी सोच ये होती है कि मुझे आज जो भी डंडे पड़े, पत्थर पड़े, यार कल अगर शांति आ जाए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। वो हर रोज अगले दिन के लिए शांति का इंतजार करता है, और शायद वो उसमें वो क्रेडिट के, जिंदाबाद के या मेडल के सारे फायदे भूल के वो ये देख रहा होता है कि मैं शांति बनाने में मैं भी एक हिस्सा हूँ। वो शांति बनी हुई है, मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन है, वो उसी से खुश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अशकुर वानी साहब। बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कन। तो ऐसा ही कुछ मामला जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है। तो आपने इस खास मुलाकात में वानी साहब को साफ सुना कि आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे। आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के किसी ऐसे डिज़ाइन को कामयाब न होने दें जिसका मकसद ये हो कि अंदर परेशानी हो, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सख्त कदम हमने उठाने हैं उन कदमों को उठाने में हमें कोई दिक्कत महसूस हो। दीजिए इजाज़त। इस खास मुलाकात से फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी और शख्सियत के साथ।